पिछले लेक्चर में स्फीति के बारे में देखें। स्फीति को परिभाषित हमने किया और स्फीति को परिभाषित करने के बाद हम लोगों ने स्फीति के कुछ प्रकार को देखा। प्रकार में हमने कुछ ही यानी मांगजन स्फीति और लागतजन स्फीति की व्याख्या किया। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि स्फीति के बहुत सारे प्रकार हैं। स्फीति के प्रकार में हम लोग ये देखते हैं जैसे संरचनात्मक स्फीति होती है, इसी तरीके से आंशिक स्फीति होती है। आंशिक स्फीति को छिटकी स्फीति या पार्शियल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरीके से समग्र स्फीति होती है या पूर्ण स्फीति इसे कहते हैं। समग्र स्फीति को इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके अलावा भी हम लोग ये देखते हैं कि अन्य प्रकार की स्फीति जो होती है वह होती है, लेकिन ये स्फीति का वर्गीकरण जो है वो अलग अलग आधारों पर किया गया है, तो हम लोग उतना ही चर्चा किए हैं। तो एक तो तय हो गया कि स्फीति कहते किसे हैं और स्फीति के तमाम सारे प्रकार होते हैं। लेकिन ये भी बात हमने पहले ही बताया कि स्फीति का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वो नकारात्मक पड़ता है। सामान्य तौर पर यही कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में स्फीति जो होती है वह हानिकारी होती है। हम अल्पकाल की बात एक बार फिर से बता रहे हैं कि अल्पकाल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य काल या दीर्घकाल की बात कर रहे हैं जिसमें स्फीति अर्थव्यवस्था के लिए सदैव हानिकारी होती है। तो यहाँ पर स्फीति के बारे में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में स्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। तो स्फीति के प्रभाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इसे स्फीति का प्रभाव कहते हैं। इसे स्फीति का प्रभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और रोचक है, क्योंकि ये जानने के बाद ही आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और फिर इसके निवारण की बात करते हैं कि आखिर में इसका निवारण या उन्मूलन कैसे किया जाए। तो स्फीति के प्रभाव में हम लोग ये देखते हैं कि इसके कई प्रभाव होते हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग बात करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपको हमने पहले भी बताया कि कीमत स्तर जो होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यानी समष्टि भावी आर्थिक चर मानी जाती है, और यह अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्रों पर या इकाइयों पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। तो सबसे पहला प्रभाव हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि स्फीति का पहला प्रभाव क्या है। तो स्फीति का सबसे पहला प्रभाव हम लोग ये देखते हैं कि मुद्रा पर पड़ती है। हम लोग ये देखते हैं कि मुद्रा की मूल्य या क्रय शक्ति होती है। मुद्रा की मूल्य या क्रय शक्ति का क्या मतलब होता है, यानी वैल्यू ऑफ मनी। इसे देखिए इंग्लिश में हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति। सवाल यह है कि मुद्रा की मूल्य या क्रय शक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग यहाँ ये देखेंगे। तो देखिए मुद्रा की मूल्य किसे कहते हैं, तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक इकाई मुद्रा जितनी वस्तु को खरीद लेती है या खरीद लेने की क्षमता रखती है उसी को मुद्रा के मूल्य कहते हैं। यानी एक इकाई मुद्रा जितनी वस्तु को खरीदने की क्षमता या ताकत रखती है वही मुद्रा के मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति है। लेकिन इन्फ्लेशन का इस पर क्या होता है, किस तरीके के प्रभाव होता है, तो सामान्य तौर पर यही देखा जाता है कि इन्फ्लेशन से मुद्रा की मूल्य जो होती है वह घट जाती है। जैसे क्राउथर कहता है कि स्फीति वह है जिससे अर्थव्यवस्था में कीमत बढ़ती है और मुद्रा की मूल्य घट जाती है। ये कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि ये तो लक्षण उन्होंने बता दिया। इसीलिए हमने क्राउथर की परिभाषा को इंगित या डिनोट वहाँ पर नहीं किया। हम लोग ये देखते हैं कि मुद्रा की मूल्य जो होती है उस पर यह नकारात्मक प्रभाव डालती है, यानी मुद्रा की मूल्य जो होती है वह घट जाती है। ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक 5 का सिक्का है, इस सिक्का से हम एक समोसा खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि समोसे की कीमत 5 रुपए है और एक सिक्का की मूल्य कितनी है, एक समोसा के बराबर। यानी एक सिक्का की खरीदने की क्षमता कितनी है, एक समोसा। तो वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपए, जबकि 5 रुपए की सिक्के की खरीदने की क्षमता कितनी है, एक समोसा के बराबर। तो मुद्रा की मूल्य एक समोसा है और वस्तु की कीमत 5 रुपए है। लेकिन इन्फ्लेशन जब होता है तो वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत जब बढ़कर मान लेते हैं 10 रुपए हो जाती है, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है
मान लेते हैं कि समोसा की कीमत 5 रुपए के जगह 10 रुपए हो जाती है। अब अगर जाएंगे इस मार्केट में समोसा खरीदने, तो जब आप 5 रुपए देंगे तो दुकानदार उस 5 रुपए में आपको समोसा आधा काट कर देगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर मुद्रा की मूल्य क्या हो गई, घट गई। तो कभी भी अगर इन्फ्लेशन होगा तो निश्चित है कि मुद्रा की मूल्य अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी पहले 5 की सिक्के की क्रय शक्ति या मुद्रा मूल्य कितनी थी, तो 1 समोसा। लेकिन इन्फ्लेशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि मुद्रा की मूल्य कितनी होती है, वही 5 के सिक्के की खरीदने की क्षमता जो हो जाती है वो आधा समोसा के बराबर हो जाती है। इसका मतलब है कि कभी भी स्फीति या इन्फ्लेशन होता है तो इससे मुद्रा की मूल्य क्या होती है, घट जाती है। तो सबसे पहला प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर पड़ता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं सैलरी पाने वाले पर, यानी स्थिर वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं। स्थिर वेतन भोगी कर्मचारी यानी सैलरी बेस्ड वर्कर्स जो होते हैं, इन्फ्लेशन का इनके ऊपर भी क्या होता है, खराब प्रभाव पड़ता है। यानी इनके जीवन निर्वाह स्तर पर इससे खराब प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम एक कर्मचारी हैं, हम 50,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं, इसमें से 40,000 रुपये अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने में खर्च कर देते हैं और 10,000 रुपये हम एक माह में क्या करते हैं, बचत कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाता है, तो इन्फ्लेशन में वस्तुओं की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हम पिछले ही कंजम्पशन के स्तर पर बने रहने के लिए या उसी कंजम्पशन के लेवल या लिविंग स्टैंडर्ड पर बने रहने के लिए अब हम 40 रुपये के जगह 45,000 रुपये खर्च करेंगे, क्योंकि कुछ वस्तुओं की कीमत इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। और कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी सैलरी की जो वास्तविक मूल्य है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इस तरीके से हमारी बचत करने की क्षमता भी घट जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी इन्फ्लेशन होगा तो जो स्थिर वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनकी जीवन निर्वाह घट जाती है। यानी वो 40,000 रुपये में पहले से अब कम वस्तु प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से इससे लिविंग स्टैंडर्ड पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम वही पुराने लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखना चाहते हैं तो अब 40,000 रुपये के जगह हमें 45,000 रुपये खर्च करना होगा। तो इसका मतलब है कि इससे हमारी बचत करने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। पहले हम 10,000 रुपये बचत करते थे, अब हम 5,000 रुपये बचत करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि स्थिर वेतन भोगी कर्मचारी जो होते हैं उनके जीवन निर्वाह स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड या सब्सिस्टेंस लेवल जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। कभी भी इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो निश्चित है कि सब्सिस्टेंस लेवल या जीवन निर्वाह स्तर क्या होती है, कम हो जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जब भी स्फीति होगी तो पूरे समुदाय या पूरे देश के लोगों की बचत करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जब विदेश में बचत करने की क्षमता कम होती है तो निश्चित है कि सकल घरेलू बचत यानी जीडीएस, यानी देश के अंदर जितना भी वर्ष भर में लोगों द्वारा बचत किया जाता है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सकल घरेलू बचत देश में क्या होगी, कम होगी। जब बचत कम होगा तो निश्चित है कि निवेश और पूंजी निर्माण की दर यानी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेट, ये दोनों क्या होगी, कम हो जाएगी। कभी भी बचत जो होता है वह पूंजी का रूप धारण करता है और जैसे जैसे किसी देश में पूंजी बढ़ती है वैसे वैसे वह देश आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। लेकिन जब भी किसी अर्थव्यवस्था में स्फीति उत्पन्न होती है तो वहां पर लोगों की बचत करने की क्षमता कम हो जाती है और इससे पूंजी निर्माण की दर कम होती है और पूंजी निर्माण की दर में कमी होने से आर्थिक विकास की दर यानी इकोनॉमी डेवलपमेंट रेट क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि स्फीति जब होती है तो मुद्रा की मूल्य घट जाती है, वेतन भोगी कर्मचारियों के जीवन निर्वाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से देश में सकल घरेलू बचत कम हो जाती है, निवेश और पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है। पूंजी निर्माण में कमी के कारण हम लोग ये देखते हैं कि उत्पादन या आर्थिक विकास की दर भी अपने आप क्या होती है, कम होती है। चूंकि आर्थिक विकास का कुंजी किसे कहते हैं, पूंजी निर्माण को। जब पूंजी निर्माण कम होगा तो इंडस्ट्री की संख्या अपने आप क्या होगी, कम होगी और जब इंडस्ट्री की संख्या कम होगी तो निश्चित है कि उत्पादन और विकास की दर अपने आप क्या होगी, धीमी होगी।
इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि स्फीति का सोशल सेक्टर पर प्रभाव पड़ता है। सोशल सेक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि एक चर है पॉवर्टी, गरीबी, और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि असमानता। ये तीनों वेरिएबल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये तीनों वेरिएबल जो होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि सोशल सेक्टर से संबंध रखता है। अब देखिए सवाल ये है कि गरीबी पर क्या असर पड़ता है, तो जाहिर सी चीज है, यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे किसी देश में इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे जो लोग अभी तक 2 रोटी पा लेते थे वो अब 2 रोटी को पाने से वंचित हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अभी तक जो गरीबी रेखा के ऊपर थे, इन्फ्लेशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि वह भी गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी अर्थव्यवस्था में स्फीति उत्पन्न होती है तो स्फीति उत्पन्न होने के साथ हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी अनुपात उस देश में क्या होती है, बढ़ने लगती है। अतः स्फीति गरीबी पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारी, स्फीति और बेरोजगारी के मध्य भी विलोम संबंध देखा जाता है। देखिए अल्पकाल की हम बात नहीं करते, यहाँ पर दीर्घकाल की बात करते हैं। अगर लंबे समय में हम लोग ये देखते हैं कि निरंतर स्फीति बढ़ती है तो व्यापारी वर्ग ये देखते हैं कि कम ही उत्पादन करके हम मुनाफा ज़्यादा कमा ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह कीमत को बढ़ाने के लिए और उत्पादन में कटौती करने लगते हैं। और जब उत्पादन में कटौती करते हैं तो इसका मतलब है कि लेबर को अपनी इंडस्ट्री से वो बाहर करेंगे। तो दीर्घकाल या सामान्य काल में हम लोग ये देखते हैं कि स्फीति बेरोजगारी को क्या करती है, बढ़ाती है। अल्पकाल में हो सकता है कि थोड़े समय के लिए स्फीति के वजह से बेरोजगारी की दर कम हो जाए, लेकिन दीर्घकाल में या लंबे समय पर, जैसा कि मिल्टन फ्रीडमैन अपने अनुकूली प्रत्याशा के आधार पर यह स्पष्ट करते हैं कि दीर्घकाल में यह देखा जाता है कि स्फीति में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी की दर जो होती है वह बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब स्फीति उत्पन्न होती है तो व्यापारियों को ये लगने लगता है कि अब हम कम ही उत्पादन करके मुनाफा ज़्यादा कमा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो और कम उत्पादन करते चले जाते हैं। जब उत्पादन में वो कमी लाते हैं तो अपनी इंडस्ट्री से लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। इससे बेरोजगारी की दर या बेरोजगारी की स्तर देश में क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो सामान्य काल में ये कहा जाता है अल्पकाल में भरे स्फीति से बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन दीर्घकाल में ये देखा जाता है या सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि स्फीति में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी की दर जो होती है वह बढ़ने लगती है। इसी तरीके से इनइक्वालिटी, जब भी इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है तो इन्फ्लेशन के दौर में यह देखा जाता है कि जो पूंजीपति वर्ग होता है या जो उत्पादक वर्ग होता है, कीमत बढ़ने से हम लोग ये देखते हैं कि उनकी मुनाफा रेगुलर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जबकि सामान्य वर्ग या उपभोक्ता वर्ग जो होता है वो उन्हीं वस्तु को पाने के लिए पहले से ज़्यादा पे करता है। इसलिए कंज्यूमर के पास जो अतिरेक या सरप्लस या जो बचत होता है वह बचत धीरे धीरे हस्तांतरित कहाँ होने लगता है, व्यापारियों के तरफ। इस तरीके से व्यापारी में धीरे धीरे पूंजीपति और व्यापारी धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं, अमीर बनने लगते हैं। यानी जो अमीर हैं वो लोग और अमीर बनने लगते हैं, और जबकि उपभोक्ता वर्ग जो ऑलरेडी पहले से गरीब होता है, जिसे आय का अपेक्षाकृत कम हिस्सा प्राप्त होता है, वो और हम लोग ये देखते हैं कि गरीब बनते चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ आय का हस्तांतरण गरीबों से अमीरों की तरफ होने लगता है, जिसके वजह से देश में आर्थिक असमानता या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि स्फीति से इनइक्वालिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। गरीबी की दर देश में क्या होने लगती है, स्फीति से बढ़ने लगती है। बेरोजगारी की दर भी सामान्य काल में क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक स्फीति ने जितना भी अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव दिखाया है वो सब क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। अब चलिए जरा हम लोग ये देख ले एक्सटर्नल सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सटर्नल सेक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि एक तो होता है निर्यात, इसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट, आयात। यानी विदेशी व्यापार क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो हमारे देश में अगर इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है, स्फीति बढ़ती है, तो हमारे देश की वस्तु क्या होगी, महंगी होगी, जबकि दुनिया के अन्य देशों में वस्तु की कीमत यथावत है।
तो इसका मतलब है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन से हमारी वस्तु महंगी होगी, जबकि अन्य देशों की वस्तु सापेक्षिक रूप से हमारी वस्तु के सापेक्ष विदेशों द्वारा उत्पादित वस्तु क्या होगी, सस्ती हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब विदेशी लोगों की वस्तु जाएगी और हमारे देश की वस्तु जाएगी तो उनकी वस्तु सापेक्षिक रूप से सस्ती और हमारी वस्तु सापेक्षिक रूप से महंगी होगी। इस कंडीशन में लोग हमारी वस्तु कम खरीदेंगे। इससे इसका मतलब ये होगा कि हमारे देश में निर्यात क्या होगी, कम हो जाएगी। जब भी हमारे देश में इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन से निर्यात की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमारी वस्तु महंगी होती है और महंगी वस्तु की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोग कम करते हैं या नहीं करते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अगर निर्यात कम होता है तो निर्यात से जो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होने वाली होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। यानी विदेशी आय की प्राप्ति जो होती है वो अपने आप क्या होती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयात हम लोग ये देखते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन हमारे देश में होगा तो आयात में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि विदेशों की वस्तु सापेक्षिक रूप से इन्फ्लेशन से सस्ती हो जाती है जबकि हमारी वस्तु सापेक्षिक रूप से महंगी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम लोग विदेश की वस्तु लाकर इंडिया में बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आयात की मात्रा बढ़ जाती है और आयात में वृद्धि होने से विदेशी देनदारी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट घट जाता है और इंपोर्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी विदेशी प्राप्ति आपकी क्या होती है, कम होती है, जबकि विदेशी देनदारी क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे देश में भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरीके से स्फीति से वाह्य क्षेत्र में ये देखा जाता है कि भुगतान संतुलन का घाटा जो होने लगता है वो बढ़ने लगता है। तो ये भी प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, स्फीति में वृद्धि होने पर हम लोग ये देखते हैं कि निर्यात घटती है और आयात बढ़ती है और इससे देश के भुगतान संतुलन में घाटा की उत्पत्ति होती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन से एक होता है ऋणी और दूसरा होता है ऋणदाता। हम लोग ये देखते हैं कि ऋणी और ऋणदाता पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हम ये मान लेते हैं ए व्यक्ति है, इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति अमीर चंद नाम है, बी व्यक्ति का नाम हम ये मान लेते हैं कि ये इसका नाम बी है, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, इसका ये अमीर आदमी है और ये क्या है, गरीब आदमी है। अब ऐसी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि 2015-16 में ए व्यक्ति जो होता है वह बी व्यक्ति को ऋण देता है। कितना ऋण देता है, 100 रुपए। इसका मतलब है ऋण देने वाला ये है, ये दाता है, इसे ऋणदाता कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं ऋण लेने वाला कौन है, बी है, ये क्या है, ऋणी है। हमेशा याद रखिएगा, ऋणदाता जो होता है वो लेनदार होता है, जबकि ऋणी क्या होता है, देनदार होता है। जो ऋण देता है उसे ऋणदाता कहते हैं और जो ऋण ग्रहण करता है उसे ऋणी कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि 15-16 में 1 किलो गेहूं की कीमत जो होती थी वह 10 रुपए होती थी। इसका मतलब है कि 100 रुपए से वो कितना खरीद सकता है, 10 किलो गेहूं खरीद सकता है, 10 किलो वीट खरीद सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि 16-17 में इस ऋण की वापसी हो जाती है। 16-17 में ऋण 100 रुपए दिया गया, जब इसकी वापसी होगी 1 साल बाद तो इसे 110 रुपए यानी 100 रुपए मूलधन और 10 रुपए ब्याज इसे वापस कर दिया जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पहले 15-16 में 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी थी, 10। अब 16-17 में हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी हो जाती है, 1 किलो गेहूं की कीमत 40 रुपए हो जाती है। यानी देश में 15-16 के तुलना में 16-17 में इन्फ्लेशन की मात्रा बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ने से वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है और गेहूं की कीमत जो 10 रुपए थी उसकी कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसकी वापसी 16-17 में कितनी होती है, 110। अब 110 रुपए में वो कितना गेहूं इस हिसाब से खरीदेगा, तो जाहिर सी चीज है कि 20 पंजे 100 यानी 5.5 किलो वह गेहूं खरीद पाएगा। जबकि उसने ऋण जब दिया था तो उसको कितना गेहूं मिलता था, बी को कितना गेहूं मिलता है, 10 किलो।
लेकिन अब जब हम लोग ये देखते हैं कि जब ये ऋण वापस होता है तो अब इस ऋणदाता द्वारा कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, 5.5 किलो। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऋणदाता को क्या हो गया, नुकसान हो गया, और ऋणी को यहाँ पर क्या हो गया, फायदा हो गया। जबकि होना चाहिए क्या, उल्टा, ऋणी को नुकसान होना चाहिए था, ऋणदाता को लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन इन्फ्लेशन के दौर में हम लोग ये देखते हैं कि ऋणी को लाभ मिल जाता है और ऋणदाता को हानि हो जाती है। तो कभी भी इन्फ्लेशन जो होता है यह उल्टा काम करता है। तो इसमें ऋणी को लाभ और ऋणदाता को हानि होता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि सरकार कर्जा लेती है, घाटा करती है, घाटा करके क्या करती है, कर्जा हम लोगों से लेती है, जनता से कर्जा लेती है। जनता जो होती है वो अपनी ऋण क्या करती है, अपनी पूंजी जो होती है सरकार को कर्ज के रूप में दे देती है। तो जनता यहाँ पर क्या है, ऋणदाता है, सरकार क्या है, ऋणी है। अब जब हम लोग ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाता है और 2-3 साल के बाद जनता को कर्ज वापस किया जाता है, तो ये पाया जाता है कि उस दिए गए ऋण का मूल्य उस समय ज़्यादा था और जबकि वापस किया गया ब्याज सहित ऋण जो आया है उसका मूल्य कम है। तो यहाँ पे सरकार को फायदा हो जाता है और जनता को क्या होता है, नुकसान हो जाता है। सामान्य तौर पर यही होना चाहिए कि ऋणी को लाभ और ऋणदाता को हानि होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये देखते हैं सामान्य तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि ऋणदाता को लाभ मिलना चाहिए, ऋणी को हानि। लेकिन इन्फ्लेशन इस समीकरण को उल्टा कर देता है, जो ठीक बात नहीं है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि स्फीति का प्रभाव अगर गौर से देखा जाए तो सब पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इसका मतलब है कि स्फीति को जन्म लेने से पहले ही अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, कुचल देना चाहिए, चूंकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को यह प्रभावित करता है। देखिए, इकोनॉमिक घटक में हम लोग ये देखते हैं कि वह जीवन निर्वाह के स्तर को कम कर देता है, मुद्रा के मूल्य को कम कर देता है। इसी तरीके से बचत की दर, पूंजी निर्माण की दर और विकास की दर को क्या करता है, कम कर देता है। सामाजिक क्षेत्र में हम लोग ये देखते हैं कि देश में इन्फ्लेशन में वृद्धि से गरीबी अनुपात बढ़ जाती है, बेरोजगारी की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, इनइक्वालिटी की स्तर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से एक्सटर्नल सेक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन से निर्यात घट जाती है, आयात बढ़ जाती है और इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की दृष्टि से ऋणी को लाभ मिलता है इन्फ्लेशन से और ऋणदाता को हानि मिलता है, जो ठीक या उपयुक्त बात नहीं है। अतः स्फीति के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर केवल हानिकारी प्रभाव डालती है। इस स्पष्ट है कि स्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास होना चाहिए। सामान्य तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में स्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की पहल की जाती है, लेकिन साथ में हम लोग ये देखते हैं कि राजकोषीय नीति का भी पहल किया जाता है। वर्तमान समय में दुनिया के सभी देशों में स्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति को मिक्स करके नीति बनाई जाती है। इसे मौद्रिक राजकोषीय मिक्स पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, यानी मॉनेटरी फिस्कल मिक्स पॉलिसी कहते हैं। और इसी पॉलिसी को एडॉप्ट करके हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया के सभी देश स्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, यही दो महत्वपूर्ण नीति है और इन नीतियों के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि स्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि उत्पादन यानी वास्तविक नीति में उत्पादन और आय की नीति भी होती है। उत्पादन एवं आय की नीति में हम लोग ये देखते हैं कि पूर्ति पक्ष को मजबूत और सबल बनाकर अर्थव्यवस्था में स्फीति की समस्या से निपटने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से यही पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि स्फीति को नियंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा लागू की जाती है, राजकोषीय नीति सरकार द्वारा लागू की जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये अब नियंत्रण की विधि कैसे है, कैसे मौद्रिक नीति में सरकार क्या करती है और राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है, इन पर चर्चा तो इसमें किया नहीं जा सकता क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो अब कभी लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा, जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से स्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तो हमने स्फीति बताया, स्फीति के कुछ प्रकार ही बताए हैं, पूरा प्रकार नहीं बताए हैं। स्फीति के माप वगैरह को हमने छोड़ दिया है, हमने सीधे स्फीति के कारण माप को छोड़कर स्फीति के प्रभाव को बता दिया है। तो स्फीति के निवारण की चर्चा जो होगी वो हम लोग कभी अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को बढ़िया लगे ये वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को इसी के साथ धन्यवाद, इतना आप लोगों ने समय दिया।